Welcome to the India Economic Conclave, Devendra Fadnavis ji, and what should I say? Audiences, can we have a real round of applause for the man of the moment? I'm sure you can do better than that. The numbers that he's got on the board, well, he's done a Virat Kohli. Devendra Fadnavis ji, congratulations and what a stupendous victory. Thank you so much. आपके कमेंट्स बहुत वायरल हो रहे हैं. मैं समुंदर हूँ, लौट के आऊंगा और सबको धो डालूंगा, ये उसमें नहीं लिखा था. अब आपने वो भी कर दिया. 132 out of 145 that you contested, that's a 90% performance. Fadnavis ji, my first question to you is, did you expect this when you were in the war room preparing for elections? देखिए, हम लोगों को ये लगता था कि हम चुनकर आ रहे हैं. चुनाव जैसे आगे बढ़ा तो ये लग रहा था कि अच्छी जीत मिल रही है. उसके थोड़ा आगे बढ़े तो जब ये देखा कि 5% इंक्रीज हुआ है तो ऐसा भी लगा कि लैंडस्लाइड की ओर जा रहे हैं. लेकिन छप्पर फाड़ के मिल रहा है, ऐसा कभी लगा नहीं. ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि मैं अगर ये कहूंगा कि मुझे पता था 132 मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. ऐसा नहीं लग रहा था. हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला. तो ये छप्पर फाड़ के लोगों ने जो आपको ये नंबर दिए, इसका कारण क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू एट्रीब्यूट दिस विक्ट्री टू? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार हम लोगों ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया ही था, लेकिन समहाउ लोकसभा में हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा. तो हम लोगों ने पहले ये लोकसभा का एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि लोकसभा में हमारे हारने का कारण ये 3 पार्टियां नहीं थी. हमारे हारने का कारण एक चौथी पार्टी थी और दैट फोर्थ पार्टी वाज फेक नैरेटिव, जिसको हम जिस प्रकार से उसका मुकाबला करना चाहिए नहीं कर पाए. तो हमने उसके ऊपर वर्क किया. जो फेक नैरेटिव लोकसभा में तैयार हुआ था उसको हमने समाप्त किया. हमने कोई अच्छी स्कीम्स हमारी लाई. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एक पॉजिटिविटी तो हमने तैयार की, पर एट द बैकग्राउंड ऑफ लोकसभा इलेक्शन मोदी जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, मैं ऐसा मानता हूं इस नारे ने महाराष्ट्र में जादू किया है. क्योंकि लोगों ने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से लोकसभा में एक अलग प्रकार का ट्रेंड तैयार किया गया है जो देश के लिए ठीक नहीं है, इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा, ये डिविजिव पॉलिटिक्स को खत्म करना पड़ेगा. और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया. एक है तो सेफ है पर लोगों ने प्रचंड मतदान किया और इसलिए हमको इस प्रकार से ये जीत मिली है. देवेंद्र फडणवीस जी, जीत के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पीछे जाती हूं. जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जब महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, तो कभी जैसे ग्रुप में टीम के साथ जब भी कोई लीडर बैठता है तो थोड़ी बहुत डांट भी पड़ती है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ. पहले तो ये बताइए, ऐसी कोई सीटिंग हुई जिसमें आकलन किया गया और कुछ डांट पड़ी कि भाई क्या गलत हुआ? देखिए, आकलन तो हमारे स्तर पर हमने किया. आकलन ऊपर के स्तर पर नहीं हुआ तो हम ही हमको डांट सकते थे, तो हमने अपने आप को डांट लिया. क्योंकि हमारे ध्यान में आया कि शायद महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे. तो जब हमको ये ध्यान में आ रहा था कि एक फेक नैरेटिव तैयार हो रहा है, उस फेक नैरेटिव को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी हमने नहीं की. बिकॉज ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वी ऑलवेज थॉट कि ये तो होता ही है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला, अपने को तो लोग वोट देने ही वाले. तो ये जब वोट खिसका तो हमारे ध्यान में है कि अपनी गलती है. हम लोगों ने जो करना चाहिए तो वो नहीं किया है, हम लोगों ने इसको नहीं रोका है. तो इसीलिए उसके बाद हम 8 दिन तक दुखी रहे और 90 दिन हमने काम शुरू कर दिया. That's a big admission कि गलती हमेशा हमारी sometimes खुद की होती है जब गोल्स अचीव नहीं होते हैं. मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि नैरेटिव को लड़ना कैसे आपने प्लान किया, क्या स्ट्रैटेजी रही? हाउ डिड यू फाइट दैट नैरेटिव? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में आया कि जो नैरेटिव तैयार हुआ
वो नरेटिव कोई पार्टी ने तैयार नहीं किया था। देखिए, ये श्रीमान राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो नाम का एक दुकान खोला था, इस दुकान में जो 180 पार्टिसिपेंट्स थे, ये सारे पार्टिसिपेंट को आप अगर डिसाइफर करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, दीज आर द एनार्किस्ट फोर्सेस। देखिए, एक संगठन होती है, अपना विचार रखती है, एक संगठन होती है जो एनार्की फैलाती है। भारत का संविधान ठीक नहीं, फिर भारत का इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं, आरबीआई ठीक नहीं, फिर भारत का कोर्ट ठीक नहीं, फिर भारत का सीएजी ठीक नहीं। ऐसे धीरे धीरे लोगों के मन में एक एनार्की तैयार करना, तो ये सारे एनार्किस्ट फोर्सेस थे। और इन एनार्किस्ट फोर्सेस ने ये नरेटिव तैयार किया लोगों के मन में कि देखिए, ये भारत का लोकतंत्र समाप्त करने वाले हैं, भारत का आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, और ये नरेटिव चल गया। तो हमारे ध्यान में आया कि इस प्रकार का नरेटिव तैयार करने का और उसका मुकाबला करने की दोनों की ताकत ये न पार्टियों में है, न कांग्रेस में, न हम में। और इसलिए फिर हमने जो राष्ट्रीय ताकतें थी उन सबको ये एक प्रकार से हमने उनको आह्वान किया कि देखिए, एनार्किस्ट ताकतों के खिलाफ नेशनलिस्ट फोर्सेस को उतरना पड़ेगा और इसका मुकाबला करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जो नेशनलिस्ट फोर्सेस कभी चुनाव में नहीं आते हैं, हमने उनको भी ये कहा कि ये चुनाव की बात छोड़ दीजिए, चुनाव हारना जितना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन देश में अगर कोई एनार्की तैयार करने की कोशिश कर रहा है और नेशनलिस्ट फोर्सेस अगर चुप बैठेंगे तो ये देश नहीं रहेगा, इसका संविधान नहीं रहेगा, इसकी डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। और सारे के सारे नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे और उन्होंने एक प्रकार से इस नरेटिव को तहस नहस कर दिया और नेशनलिस्ट नरेटिव वापस सेंटर स्टेज पर आया, जिसके कारण हम लोग चुनकर आए। राहुल गांधी तो कहते हैं वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, आपने भारत जोड़ो को ही दुकान कह दिया, आपने ये क्या सोचकर कहा? देखिए, उनकी दुकान उनके संविधान की तरह है। जो लाल रंग का संविधान वो लेकर घूमते हैं, उस संविधान के अंदर पन्ने ही नहीं है, वो तो डायरी है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ये तो ध्यान में आ गया, उन्होंने संविधान बचाओ रैली रखी और गलती से संविधान भूल गए और मीडिया के हाथ में आ गया, तो अंदर तो कोरे पन्ने थे, आपने भी दिखाया। तो इसलिए जितना उनका संविधान कोरा है, उतनी उनकी मोहब्बत की दुकान भी खाली है, उसमें कुछ नहीं है उनकी मोहब्बत की दुकान में। मैं ऐसा मानता हूं कि अनफॉर्चुनेटली, मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहता, बट एनार्किस्ट फोर्सेस के केंद्र बिंदु आज राहुल गांधी बने। इस देश के अंदर संविधान ने जो जो संस्थाएं तैयार की है, उन संस्थाओं से लोगों का विश्वास उठ जाए, इस प्रकार की जो ताकतें काम कर रही है, उन ताकतों के सरगना आज राहुल गांधी है, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कौन सी ताकतें हैं ये? नेम देम। नहीं, ये कई ताकतें हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार की ताकतें हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ताकतें हैं, ये अर्बन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारी ताकतें मिलकर, और मैं तो ये कहता हूं कि ये ताकतें केवल देश तक सीमित नहीं है। ये मेरा सीधा मानना है कि दुनिया में जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है, आपको मुझे खुशी है, दुनिया को थोड़ी खुशी है। दुनिया के कई देशों को लगता है कि भारत इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो बहुत आगे चला जाएगा। इसलिए ऐसे कई देश भारत में एक प्रकार से जो एक डिस्टेबिलिटी तैयार करने की कोशिश करते हैं या एक एनार्किस्ट इस प्रकार का वातावरण तैयार करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोशिशों के भी सरगना धीरे धीरे राहुल गांधी बन रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेस साथ में आई, कौन है ये नेशनलिस्ट फोर्सेस? आप आरएसएस और बीजेपी की तालमेल नहीं है, ये बहुत चला था लोकसभा के चुनाव में। इज इट बैक टू आरएसएस नाउ? देखिए, आरएसएस कभी चुनाव में काम नहीं करता है, लेकिन आरएसएस के विचारों से जो संस्थाएं काम करती है वो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं कि जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुआ स्वयंसेवक, मैं खुद स्वयंसेवक हूं, मैं संघ में काम नहीं करता, मैं बीजेपी में काम कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में राष्ट्रीय विचारों के लिए लोग काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को हमने कहा आप चुनाव में काम मत कीजिए, लेकिन इस देश में एनआरकी न तैयार हो, ये आपका भी काम है, आप इसमें उतरिए। और उन्होंने उतरकर एनआरकी को रोकने का काम किया है।
तो आपके कहने का मतलब कि बीजेपी के अलावा इस देश में बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनार्किस्ट हैं, अनार्किस्ट थॉट्स की हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना नहीं है। और कांग्रेस इतनी अनार्किस्ट नहीं थी। ये लगातार की हार ने कांग्रेस में ऐसे फोर्सेस को एंट्री मिल गई जिनके विचार अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर आप राहुल जी की टीम देखेंगे या उनकी कोर टीम देखेंगे, उनके सोचने की पद्धति देखेंगे, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पद्धति है। और ये जो संविधान लेकर चलने की जो बात है, एक लैटिन अमेरिकन देश है, इस देश में इसी प्रकार से एक वहां का लीडर ऑफ अपोजिशन संविधान लेकर चलता था और उसने वहां पर क्रांति लाने की कोशिश की। ये उसका रेप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत में नहीं हो सकता। भारत के नस नस में डेमोक्रेसी है। वी आर डेमोक्रेटिक बाय बर्थ, बाय ब्लड। इसलिए भारत ये डेमोक्रेटिक था, है और रहेगा। लेकिन ये जिस प्रकार की एनार्की लाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस को ये सोचना होगा कि इतनी पुरानी पार्टी अगर इस प्रकार से एनार्किस्ट बन जाए तो देश के हित में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी, जो चुनाव के दौरान हमने देखा, रिजल्ट में अगर हम देखें तो कांग्रेस 16 सीटें जीती 101 में से। जो शरद पवार की एनसीपी है वो 10 जीती 86 में से। उद्धव सेना 20 आउट ऑफ 95। इस तरह के कॉन्टेस्ट, इस तरह के रिजल्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की पार्टीज ने भी परफॉर्म किया, अपने ओरिजिनल पार्टीज को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, ये आपने एक्सपेक्ट किया था? देखिए, इसको बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बताना चाहे तो अगर आप लोकसभा को देखेंगे तो लोकसभा में शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने पीक कर लिया। इट वॉज देयर पीक। और पीक में भी उनमें और हम में डिफरेंस कितना था? 0.3% था। वो थे 43.9%, हम थे 43.6%। तो सीधे हिसाब है कि जब 5% वोटिंग बढ़ा तो उनका तो बढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पीक कर लिया था। उन्होंने तो सब तरीके से डिविजिव पॉलिटिक्स करते हुए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए और फेक नैरेटिव करते हुए दे अचीव्ड देयर बेस्ट। तो ये जो बचा हुआ आया, ये तो उसका रिएक्शन था जो हमारे लिए आया था। जब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो मोदी जी के साथ गलत हुआ, तो ये 5% का जो वोट सर्ज है, ये पूरा का पूरा समझ लीजिए, या करीब करीब पूरा, ये हमारे साइड आया। अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में 5% अगर वोट बढ़ता है तो ये छप्पर फाड़ के देता है, इससे नीचे दे ही नहीं सकता। जहां देखिए 0.3% से उनको 31 जगह मिली और हमको 17 जगह मिली। अब तो 13% का डिफरेंस है हमें, 13%। सो आई वांट टू आस्क यू, आप कह रहे हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स उन्होंने किया, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। बटेंगे कटेंगे चला, वोट जिहाद चला, धर्म युद्ध चला, फिर बाद में एक है तो सेफ है आया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये अब आने वाले दौर में पॉलिटिक्स, इलेक्शंस ऐसे ही हुआ करेंगे? देखिए, इसको अगर हम एंटायरिटी में देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों आई। ये कोई हमने लाई नहीं थी। हमने वोटों का धर्मयुद्ध लाया नहीं था। जिस दिन नोमानी, जो उलेमा बोर्ड के प्रमुख है, उन्होंने 17 मांगों का ज्ञापन ये कांग्रेस को, उद्धव जी को और शरद पवार जी को सौंपा और ये कहा कि ये 17 मांगे आप हमारी मानेंगे तो हम वोट जिहाद करेंगे। अच्छा, 17 मांगे क्या थी? मैं 2 ही मांगे उसमें से बताऊंगा। एक मांग उसमें से ये थी कि 2012 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी है, उन पे से केसेस वापस ले लीजिए। दूसरा उनका मानना था कि आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। ऐसी 17 मांगे थी और इन 3 पार्टियों ने उनको राइटिंग में दे दिया कि आपकी मांगे हमको मंजूर है या हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। और उसके बाद नोमानी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वोट जिहाद कीजिए।
और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि लोकसभा के समय कुछ हमारे अकलियतियों के माइनॉरिटीज के लोगों ने, अकलियत के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढकर सोशली बायकॉट कीजिए। जब ये बातें आई तो इसका जवाब तो आएगा। अगर वोट जिहाद पर कोई वोट मांगेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर वोट जिहाद की कोई बात करता है तो वोटों का धर्म युद्ध होना चाहिए। और धर्म युद्ध एक पॉजिटिव टर्म है। आपको मालूम है हमारे संस्कृति में धर्म युद्ध का अर्थ होता है जहां सत्य होता है वहां विजय होता है। तो हमने वो बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्र दिया कि ये सोसाइटी को डिवाइड करके जीतना चाहते हैं, हम एक है तो सेफ है, और इस मंत्र ने काम किया। लातूर में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड से नोटिस आया है और कहा है कि जो जमीन वो 106 साल से उनके और उनके परिवारों के पास थी, अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। इस पर सरकार क्या करेगी? देखिए, इस प्रकार से किया नहीं जा सकता। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय, अंतिम निर्णय जो वक्फ के ऊपर दिया हुआ है, उसमें बहुत साफ शब्दों में कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ को बिलोंग कर सकती है इसको डिफाइन किया है। और मुझे लगता है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार ने वक्फ का जो बिल तैयार किया, एक प्रकार से ये पूरा बिल ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। क्योंकि मौलिक अधिकारों में हमारा अधिकार है कि संपत्ति जो हमारी होती है उस संपत्ति को रखने का अधिकार हमारा है। कोई भी उठाकर हमारी संपत्ति अपने नाम से कर दे और हमको कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। आपको कोर्ट में जो जाना पड़ता है, रिट में जाना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो कानून है ये गलत है। मैं ऐसा कहता हूं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर यह कानून तैयार किया गया है और इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिए। और मैं तो राह देख रहा हूं कब हमारा देश की संसद इस कानून को निरस्त करे और एक ठीक कानून, मैं ये नहीं कहता वक्फ बोर्ड पूरा समाप्त हो जाए। अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रॉपर्टी रखनी है, उसका कानून होना है तो हो, लेकिन वो जहां उंगली रख दे वो उनकी संपत्ति ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो राह देख रहा हूं और मैं तो अपील करता हूं भारत की संसद से कि भारत की संसद जितनी जल्दी हो पाए ये वक्फ का अमेंडमेंट कानून पास करे। लेकिन तब तक इन 103 किसानों का क्या? नहीं, देखिए, उनको तो जो ड्यू प्रोसेस है उससे हम संरक्षण देंगे। ड्यू प्रोसेस है उसमें, उस ड्यू प्रोसेस के आधार पर उनको संरक्षण मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसमें रेस टू द टॉप 3 है, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स साउथ इंडिया में चले जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर गए हैं। महाराष्ट्र का विजन क्या लेकर आए हैं आप? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं मिथ है। देखिए, पहली बात तो हमने समझना चाहिए कि देश में कम से कम 12 स्टेट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं। तो किसी न किसी स्टेट को प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेंगे, लेकिन बावजूद उसके महाराष्ट्र नंबर 1 है। आप देखिए, आज अगर हम लोग एफडीआई की बात करें तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जब आया था तो एफडीआई में, देश में जितना एफडीआई आया उसका 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। हम लगातार नंबर 1 पर है। 2015 के बाद केवल अगर महाविकास आघाड़ी के 2 साल छोड़ दे तो एफडीआई में हम नंबर 1 है। और अभी तो 6 ही महीने में, 2 क्वार्टर में हम लोगों ने पिछले साल के 90% को अचीव कर लिया है। तो हम लोग एक रिकॉर्ड एफडीआई में इस साल बनाने जा रहे हैं। जहां तक स्टार्टअप की बात अगर आप ले लीजिए, लोग कहते हैं बेंगलुरु स्टार्टअप कैपिटल है, कोई कहता है हैदराबाद स्टार्टअप कैपिटल है, लेकिन देश के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या को आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी महाराष्ट्र में है। आज अगर हम लोग एक जो नई इकोनॉमी की बात करें, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अभी डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है और डेटा हैज सरपास्ड ऑयल इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन आज अगर देश की डेटा सेंटर कैपेसिटी का हम विचार करें, 65% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में है।
तो किसी भी हालत में महाराष्ट्र ये बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। और हम वी एस्पायर टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और महाराष्ट्र इज अ फर्स्ट स्टेट कि जिसने $500 बिलियन का मार्क पार कर दिया है। बाकी स्टेट्स हमारे से बहुत पीछे है, हम $500 बिलियन के आगे चले गए। और जिस तेजी से हम लोग एक प्रकार से विकास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि किसी भी हालत में हम लोग 2032 तक बाय बिजनेस यूजुअल हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। हमारा प्रयास है 2028 से 2030 के बीच हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। उसका एक बड़ा रोड मैप हमने तैयार किया है। एक हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी, जिसमें हमने 20 टॉप सीईओज को लिया था। टाटा के जो एन चंद्रशेखरन है वो उसके सीईओ, उसके प्रमुख थे। एक रोड मैप हमने तैयार किया है जिसमें कौन से क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, कितना निवेश होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा तैयार किया जाना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी कैसी तैयार करनी चाहिए। इसका सारा रोड मैप तैयार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है महाराष्ट्र कल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है और कल भी नंबर 1 ही होगा। फडणवीस जी, नंबर 1 से आपने करके दिखाया है, तो आजकल आप नंबर 1 कहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा। लेकिन लाडकी बहन जैसी स्कीम जो है, प्रधानमंत्री का एक विजन है कि फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लाडकी बहन स्कीम जैसी स्कीम्स अगर आप लाएंगे तो क्या ये महाराष्ट्र के डेट पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट नहीं करेगा? ये एक बड़ी डिबेट है, इस पर आपका क्या पोजीशन है? देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक विजन और है, और वो है विमेन सेंट्रिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। और मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल सेक्टर में आप जब इन्वेस्ट करते हो और उसमें भी विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज पर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो सोशल रिटर्न है वो थोड़ा तेजी से आता है। और हम लोगों ने यही प्रयास किया। ये जरूर है कि जिस समय हम सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो उसका एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर उसका एक बोझ आता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये प्रयास किया है कि हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। आपने पिछले समय भी देखा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो 2019 में एक डॉइच बैंक की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ ऑल बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर 49% प्रोजेक्ट, यानी देश के सारे प्रोजेक्ट्स का 49% सारे बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में हो रहे थे। उसी पेस को हमने वापस लाया है, हम ला रहे हैं। तो आज मैं ऐसा मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कैपिटल स्पेंडिंग पे आप इतने दुनिया में आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जिसके भरोसे आप उसको कर सकते हैं। और हमारा रेवेन्यू स्पेंडिंग जो है उसको सोशल सेक्टर पर डालने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि इसका थोड़ा बजट पर प्रेशर आएगा, पर ये मनी वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि जब आप विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज पर पैसा खर्च करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो सोशल रिटर्न्स है वो ज्यादा तेजी से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं अपनी पार्टी के, ये आपने प्रूव किया है। अब आप 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, पर एक दौर आया था जब आपने चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन लिया था। आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर एक महाभारत चलती है दिमाग में, क्योंकि लोग आगे बढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, थोड़ा सा पीछे होना किसी को अच्छा नहीं लगता पर्सनल तौर में। आपने कैसे समझौता किया इस डिसीजन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, ये नई सरकार बन रही है, हमारी पार्टी के नेता आप हो, अगर बड़ी पार्टी का नेता सरकार में नहीं होगा तो सरकार भी ठीक से नहीं चलेगी और पार्टी भी ठीक से नहीं चलेगी। और जो उन्होंने कहा मैंने उसको माना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन। उस समय शायद मेरे मन को एक भाव मेरे मन में था, और वो भाव ये नहीं था कि मैं नीचे क्यों जा रहा हूं। मेरे मन में, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरी पार्टी ने बना इसलिए बना, तो मैं बड़ा तो कोई अपने खुद के भरोसे तो बना नहीं, तो इसलिए वो भाव नहीं था। मेरे मन में भाव इतना ही था कि लोग क्या कहेंगे कि ये पद के लिए कितना लालची आदमी है, कि कल तक चीफ मिनिस्टर था,
आज कूदकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन जब मैंने फैसला किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देश भर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जनता में उसकी जो सराहना हुई, मुझे लगता है शायद मैं चीफ मिनिस्टर बनता तब भी इतना मुझे नेम और फेम नहीं मिलता। और 2.5 साल में उस सरकार में रहकर जो चेंजेस मैं ला पाया, आज देखिए मैं 2 उदाहरण केवल आपको दूंगा कि मेरे पास इरिगेशन का पोर्टफोलियो था। इरिगेशन के पोर्टफोलियो में मैंने 4 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर किए, जिनका काम अभी हम जल्दी शुरू करेंगे। और इनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो विदर्भ को और मराठवाड़ा को परमानेंटली अकाल से मुक्त कर देंगे, और करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी, तो एकदम चेहरा बदला जाएगा। या अगर हम लोग ऊर्जा विभाग का विचार करते हैं तो पावर मिनिस्ट्री में मैंने एक नई किसानों के लिए पावर कंपनी स्थापित की। उसमें 16,000 मेगावाट के डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के काम मैंने शुरू किए, जो 2026 तक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारे किसानों को 24 घंटा बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी और सोलर बिजली मिलेगी। और इतने प्रोजेक्ट हमने पिछले 2.5 साल में किए कि आज हमारा जो पावर मिक्स है उसमें 16% पावर कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड 84% जो है वो हमारी पारंपरिक ऊर्जा है। 2030 में 52% पावर हमारी रिन्यूएबल से आएगी और 48% केवल पारंपरिक ऊर्जा रहेगी। तो ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर पाया, इस सरकार में था इसीलिए कर पाया। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय जो था आपको? देख कहा नहीं था, पार्टी की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में। लेकिन अब इतने सालों से पार्टी में काम करता हूं तो पार्टी को समझता हूं अंदर से, तो पार्टी क्या निर्णय ले सकती है ये भी पता होता है। इसलिए मैं बहुत काम और कंपोज था, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी और कोई एंग्जाइटी भी नहीं थी। मॉडल कार्यकर्ता, मॉडल चीफ मिनिस्टर, एक क्लिप्स बहुत, पिक्चर्स बहुत वायरल हो रही हैं आपकी आजकल, आपके मॉडलिंग के करियर की शुरुआत जहां से हुई थी। ये मॉडलिंग के करियर से कहीं मॉडल चीफ मिनिस्टर तक का सफर कैसा रहा? नहीं, मैंने करियर वगैरह नहीं, लेकिन मजाक मजाक में कर दिया था। मॉडलिंग मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है और मॉडलिंग का काम सारा वो करता है। तो उस समय मैं एक्चुअली एमएलए था, एक चुनाव हमारा हो गया था और काउंटिंग को उस समय टाइम लगता था। तो बैठा था उसके यहाँ, तो उसने कहा यार तेरे कुछ फोटो निकालने हैं। मुझे बताया नहीं उसने कि वो पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है। और फोटो वोटो निकाले, कपड़े वपड़े अलग अलग प्रकार के पहना के इतने फोटो निकाले, मैंने भी टाइम था तो निकाल लिए। और फिर 3-4 दिन बाद उसने कहा कि अब मैं तेरा ये सारा मॉडलिंग के लिए यूज करने वाला हूँ, मैंने ट्रिक किया है तेरे को, मैंने बताया नहीं, एक ब्रांड के लिए मैंने सारा किया है। और उसके बाद फिर हो गई वो मॉडलिंग। लेकिन उसमें मजे की बात ये हुई, चूंकि एक एमएलए मॉडलिंग कर रहा था तो नेशनल न्यूज बन गई। तो नेशनल न्यूज बन गई तो अटल जी ने देख लिए। तो उस समय अप्पा गटाटे हुआ करते थे, अटल जी के मित्र थे। तो उन्होंने अप्पा गटाटे को कहा, अरे इसको बुलाओ, तुम्हारा नागपुर वाला है।
तो अप्पा घटाड़े ने मुझे बुलाया, तो मैं बड़ा डरते हुए गया। मैंने कहा अटल जी क्या कहेंगे, क्योंकि जमाना तो ऐसा नहीं था। मैंने कहा अटल जी शायद डांटेंगे कि तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो। मैं गया तो ऐसे जोर से मेरे पीठ पर मारा और बोले आओ मॉडल एमएलए, और बैठा के मिठाई विठाई अटल जी ने खिलाई, बहुत प्यार दिया। तो ये एक वाकयात था, बाकी मॉडलिंग वगैरह कुछ ज्यादा नहीं की मैंने। उसके बाद विचार 2-3 है जगह वापस? से ऑफर आए, लेकिन मैंने कहा भैया मैं एमएलए हूँ, मैं मॉडल नहीं हूँ, ये कर नहीं सकता हूँ। From model to model MLA, from MLA to model chief minister, what a journey. Devendra Fadnavis, 3 times chief minister of Maharashtra, thank you very much Thank you. for joining us on this big stage of the India Economic Conclave. And as always, many congratulations Thank to you. you. We are waiting forward and looking forward to your vision being converted into reality on the ground. Big round you of so much. applause, ladies and gentlemen, for the one and only Devendra Fadnavis.